बच्चों, हम कक्षा 9th की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत हम काव्यखंड पढ़ रहे हैं। अध्याय है 12 और कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। आज हम भाग 3 पढ़ रहे हैं और उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। देखो, हमारी कविता है कैदी और कोकिला। हम कैदी और कोकिला नाम की कविता का पद्य भाग है जो किसके साथ कर चुके हैं, भावार्थ और शब्दार्थ के साथ में कर चुके हैं। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न हैं, उन्हें हम यहाँ समझेंगे और उन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। देखो, अर्धरात्रि के समय जब कोयल बोल रही थी तो उसकी जो बोलने की आवाज़ सुनकर के कवि क्या मन में सोच रहा है उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। पहला क्या है, अर्धरात्रि में कोयल की कूक सुनकर कवि मन में सोच रहा है कि कोयल उसे कुछ बताना चाह रही है, तभी वो अर्धरात्रि के समय में बोल रही है। और वह इसलिए चीख रही है क्योंकि वह जेल में बंद कैदियों या स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ विशेष संदेश लेकर के आई है। क्यों चीख रही है रात के टाइम में? कि जो जेल में बंद कैदी हैं, स्वाधीनता सेनानी हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल संदेश या विशेष संदेश लेकर आई है। और फिर वह पुनः कल्पना में खो जाता है कवि और पुनः सोचता है कि या तो वह मेरा दुख बांटना चाहती है, क्या करना चाहती है, या तो वह मेरा दुख बांटना चाहती है या वे कवि की यातनाओं को देख करके दुखी हो रही है। क्या हो रही है कि भाई कवि को जिनमें जो यातनाएं दी गई है उनको देख करके वो दुखी हो रही है और दुखी होकर के अपने आंसू बहा रही है, यानी इसीलिए वो अर्धरात्रि के टाइम में चीख रही है। या ये भी हो सकता है कि वे हमें अंग्रेज शासन के विरुद्ध क्रांति का संदेश देना चाहती हो, यानी हम जो जेल में आज़ादी के दीवाने हैं, जो हम जेल में बंद हैं, उन्हें ये कोकिल रात के टाइम में चीख करके आज़ादी का संदेशा देना चाहती हो। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताइए। देखो, पहले वाले प्रश्न में प्रतिक्रिया है, मतलब कवि अपने मन में सोच रहा है कि क्या प्रतिक्रिया करूं, मतलब कि किस तरीके से कोयल बोल रही है तो उसका क्या अर्थ निकल रहा है। अब यहाँ कारण क्या है बोलने के, वो हम बताएंगे। देखो, कवि ने कोकिल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावना व्यक्त की है, यानी ये कारण हो सकते हैं अर्धरात्रि के टाइम में कोकिल के बोलने के। पहला, क्या करने आई है कोकिल? कोयल कैदियों के मन में स्वतंत्रता की भावना जगाने आई है। क्या करने आई है? कैदियों के मन में स्वतंत्रता की भावना या आज़ादी की भावना जगाने आई है। नंबर 2, कवि को मिल रही यातनाओं के प्रति सहानुभूति जताने के लिए आई है, यानी कि कोकिल ये कहने आई है कि तुम हमारे देश के लिए, हमारी देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हो और जो यातनाएं सह रहे हो उसके लिए वो सहानुभूति जताने आई है। या वह अपनी कूक के माध्यम से, यानी अपने बोलने के माध्यम से वह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किसी प्रकार का संदेश दे रही है, यानी कि वो जो कूक रही है उसका क्या मतलब है कि वो अपने स्वतंत्रता सेनानियों को कोई अच्छा संदेश देने आई है। या फिर ये हो सकता है कि उसने सारे देश में क्रांति रूपी दावानल की ज्वालाएं देख ली है। देखो, यहाँ दावानल का मतलब होता है जंगल की आग। दावानल का मतलब है जंगल की आग। देखो, जंगल में जब एक बार आग लग जाती है तो वो स्वतः ही आगे आगे फैलती जाती है। उसी प्रकार पूरे देश में क्या हो रहा है, पूरे देश में क्रांति की आग लगी हुई है। तो हो सकता हो उस आग को इस कोयल ने देख लिया हो और उसके बारे में हमें कुछ बताने यहाँ आई हो, तभी वो अर्धरात्रि के टाइम में चीख रही है। वे रणभेरी बजाने तथा विद्रोह के बीज बोने के लिए आह्वान कर रही है। देखो, रणभेरी कब बजती है? जब युद्ध होता है आमने सामने की दो सेनाओं में। तो यानी कोयल हमें क्या संदेश दे रही है कि अंग्रेजों के खिलाफ अब लड़ने का टाइम आ गया है, यानी समय आ गया है और विद्रोह के बीज बो। अब यानी विद्रोह के बीज बोने, यानी कि अब तुम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दो अपना, इसके लिए हमें आह्वान कर रही है या हमें बुला रही है। सघन अंधकार में वे अपनी वेदना के बोझ से दबने के कारण कूकने लगी है। सघन अंधकार यानी बहुत अंधेरा है। आधी रात्रि के टाइम में जब कोयल बोल रही है तो उस वक्त तो एकदम शांति है और बिल्कुल गहरा अंधेरा छाया हुआ है। उस वक्त वे अपनी वेदना यानी अपने मन के दुख से दब करके क्या कर रही है? वो कूकने लगी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? तम का मतलब होता है अंधकार। देखो, वह कौन सा शासन था जिसकी तुलना अंधकार के प्रभाव से की गई है?
तत्कालीन ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों का जो शासन था उसकी तुलना तम के प्रभाव से की गई है, यानी अंधकार के प्रभाव से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि वे क्रांतिकारियों को जेल की काली दीवारों के भीतर कैद कर देते थे। क्या करते थे? जितने भी क्रांतिकारी थे जो देश की स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे, उनको अंग्रेज शासन के टाइम में अंग्रेज लोग क्या करते थे? काली दीवारों के मध्य में कैद कर देते थे और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते थे, यानी बहुत परेशानियां पैदा करते थे, तकलीफ़ें देते थे, उनको कष्ट देते थे और उनके साथ कोलू के बैल की तरह दुर्व्यवहार करते थे, यानी पशुओं का जैसा व्यवहार स्वाधीनता सेनानियों के साथ किया जाता था। इसलिए इसकी तुलना इस शासन की, ब्रिटिश शासन की तुलना किससे की गई है? तम यानी अंधकार से की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। पराधीन भारत यानी कि ऐसा भारत जो अंग्रेजों के अधीन था और जिसके ऊपर अंग्रेजों का शासन था। और भारत की जेलों में कौन जा रहे थे? भारत की जेलों में स्वाधीनता सेनानी, यानी हमारे भारतीय जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वो जेलों में बंद थे और उनको किस तरीके की परेशानियां, कष्ट और तकलीफ दी जा रही थी उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। देखो, यहाँ कैदियों को अत्यंत छोटी कोठरी में रखा जाता था, यानी कि एक व्यक्ति अच्छे से उसमें घूम फिर नहीं सके, इससे भी छोटी कोठरी में उनको रखा जाता था। इसके साथ ही उनकी दीवारें काली पुतवा दी जाती थी, यानी उन्हें सघन अंधकार में भी रखा जाता था। उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था मतलब ना तो उन्हें जीने दिया जाता था और ना ही उन्हें मरने दिया जाता था। उनसे कठोर परिश्रम कराया जाता था, यानी जैसे ही प्रातःकाल होते ही उन्हें काम पे लगा दिया जाता था और बहुत कठोर परिश्रम कराया जाता था। इस दृष्टि से कोलू खींचना, यानी जो काम पशु करते हैं वो काम इंसानों से कराए जाते थे। चट्टानें तोड़ना, पानी चरस से खींचना तथा अन्य कठोर कार्य करवाए जाते थे। इस तरह की क्रूर यानी बहुत अमानवीय यातनाएं उन्हें दी जाती थी। बात बात पर जेल के अधिकारी व पहरेदार गालियां देते थे, मारते पीटते थे। हुंकृति ब्याली, कविता के अंदर दो शब्द आए हैं, हुंकृति और ब्याली। हुंकृति का मतलब हुकारना यानी फुफकारना और ब्याली का मतलब आया है सांपिन या नागिन, यानी कि जो पहरेदार थे वो क्या करते थे? वो सांपिन या नागिन की तरह उनके ऊपर, कैदियों के ऊपर फुफकारते थे, उन्हें मारते थे, उन्हें पीटते थे और उन्हें गालियां देते थे। राजनीतिक कैदियों को चोरों, लुटेरे एवं बटमारों के साथ रखा जाता था। राजनीतिक कैदी कौन थे? राजनीतिक कैदी वो थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो नियम ये कहता है कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जितने भी राजनीतिक कैदी थे उन्हें अलग रखा जाए। लेकिन अंग्रेज शासन में क्या था? वो काला शासन था। उस वक्त इन राजनीतिक कैदियों को, जो कि आज़ादी के परवाने थे, उनको चोरों के साथ, लुटेरों के साथ और बटमारों के साथ रखा जाता था। कैदियों को अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया जाता था, यानी कैदी अपनी कोई भी परेशानी हो वो अपने अधिकारी के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। जो जेल के अधिकारी होते थे उनको नहीं बता सकते थे, क्योंकि उन कैदियों की परेशानी उन अंग्रेजों के आगे कोई मायने नहीं रखती थी। उनके स्वास्थ्य एवं सुख का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। ये तो बहुत सामान्य सी बात है, जब उन्हें इतनी यातनाएं दी जा रही है तो उनके स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखने का तो कोई मतलब ही नहीं था, यानी कि कठोर से कठोर उन्हें यातनाएं दी जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। हमें इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल, मृदुल का मतलब मधुर था। वैभव, वैभव का मतलब अपार धन दौलत, यानी बहुत कुछ, बहुत अच्छा सब कुछ। तो यहाँ हमको इसका भाव बताना है कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, यानी मधुर भाव रखने वाली कोकिल कुछ तो बोलो। इसमें कवि क्या कह रहा है कि ये संसार क्या है? दुख का सागर है। कवि ऐसी कल्पनाएं क्यों कर रहा है? क्योंकि कवि जो स्वयं है वो बहुत तकलीफ में है और बहुत परेशानियां झेल रहा है। यहाँ कष्ट ही कष्ट है और यदि कहीं मृदुलता और सरलता दिखाई पड़ती है तो वह केवल कोयल के मधुर स्वर में ही है। यानी चारों तरफ दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, अंधकार छाया हुआ है, लेकिन यदि कहीं सरलता या मधुरता का वैभव दिखाई पड़ता है तो वो कोयल के स्वर में ही है। इसलिए कोयल ही मृदुलता की रखवाली करने वाली है, यानी जितनी भी मधुरता है, मिठास है, उसकी रखवाली कौन करेगी? कोयल ही उसकी रखवाली कर सकती है। अतः कवि कोयल से ये जानना चाहता है कि वह यहाँ कारावास में अपनी मधुर कूक के माध्यम से उससे क्या कहना
चाहती है। यानी कि कवि ये पूछ रहा है कोयल से कि कोयल, तुम अर्धरात्रि के टाइम में तुम इतनी मधुर बोलने वाली हो, प्रातःकाल की वेला में तुम बोलने वाली हो, तुम्हारे पास इतनी मधुरता का वैभव है, तो तुम यहाँ कारावास के बाहर अर्धरात्रि के टाइम में क्यों कूक रही हो। तो वो कवि है जो कोकिल से पूछ रहा है कि कोकिल बोलो। तो हमारा अगला प्रश्न है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। देखो, मैं आपको भावार्थ में भी बता चुकी हूँ, जो ये जुआ है ये क्या होता है, ये एक तरीके का मतलब लकड़ी का बना हुआ एक यंत्र सा होता है जो बैलों के कंधों पे या उनकी गर्दन पे रखा जाता है। जैसे आपने बैलगाड़ी देखी होगी, उसके ऊपर ये रखा जाता है और उसको लेकर के बैल आगे चलते हैं। उस तरीके के जुए को, यानी उस तरीके के लकड़ी के दो मोटे डंडों को कैदियों के पेट पे बांध दिया जाता था और कैदी उसको लेकर के घूमते थे और चरस से पानी निकालते थे। तो यहाँ जो कवि माखनलाल चतुर्वेदी है वो कह रहे हैं कि मैं हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ और खाली करता हूँ मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यानी ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के अहंकार का जो कुआं है उसको मैं खाली कर रहा हूँ। देखो, पराधीनता काल में जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, उस वक्त की बात है, अंग्रेज जेल में क्या करते थे, कैदियों से कठोर श्रम करवाते थे, यानी बहुत परिश्रम करवाते थे। उस समय कैदी के पेट पर जुआ बांधकर, यानी वो लकड़ी के दो बड़े बड़े गोल गोल डंडे होते हैं, उन्हें बांध करके कुएं से चरस से पानी खिंचवाया जाता था। ये काम किसका है, ये काम पशुओं का है, लेकिन वहाँ इंसानों से करवाया जाता था। उनके साथ पशुओं जैसा क्रूर व्यवहार किया जाता था। यानी पशु जब चलता नहीं है मोट का वो जो जुआ लेकर के, तो उसको डंडे से पीटा जाता है। उसी प्रकार जब ये कैदी लोग थे उस जुए को लेकर चलते और थक जाते थे तो उन्हें भी डंडे से पीटा जाता था। फिर भी कवि ने हार नहीं मानी, यानी वो चरस से कुएं से पानी निकालते रहे। और क्या बोले, कवि का मानना था, यानी कवि क्या कहना चाहता था कि ऐसा काम करने से अंग्रेजों की अकड़ खत्म हो जाएगी, यानी हम उस सारे कुएं का पानी निकाल देंगे। जो अहंकार रूपी अंग्रेजों का जो पानी उसमें भरा हुआ है, जो अंग्रेजों में अकड़ भरी हुई है, जो अहंकार भरी हुई है, वो हम सब अपने पेट के ऊपर उस जुए को लगा करके उनका सारा अहंकार हम समाप्त कर देंगे। और जब ये कुआं खाली हो जाएगा, यानी उनकी अहंकार खत्म हो जाएगा, उनकी अकड़ खत्म हो जाएगी, तो वे यहाँ से चले जाएंगे, अर्थात ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। यानी आधी रात में जब कोयल चीख रही है, कोयल हमेशा प्रातःकाल बोलती है, लेकिन जब आधी रात में कोयल बोल रही है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। ये क्या अंदेशा लगा रहे हैं कवि। देखो, कवि कह रहे हैं कि कोयल कैदियों पर होने वाले अत्याचारों को देखकर द्रवित हो उठी है। क्या उठी है, मतलब बहुत दुखी हो उठी है। द्रवित का मतलब दुखी, यानी कोयल कैदियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को देखकर दुखी हो उठी है, जिसके कारण आधी रात में उसके मुख से पगला जाने के कारण यह चीख निकल पड़ी है। पगला जाने के मतलब वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कैदियों की यंत्रणाओं को देख देख करके कि वो बौद्धिक रूप से क्या हो गई है, पगला गई है। कवि के अनुसार बौद्धिक रूप से वो पगला गई है और अब वो कूकने की जगह चीखने लगी है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। देखो, कवि को कोयल से क्यों ईर्ष्या हो रही है, वो कवि कोयल से क्या कह रहा है। उसको कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है कि कोयल का जो बसेरा है वो हरी भरी डाल पर है। कोयल कहाँ बैठती है, हरी भरी डाल पर, और कवि कहाँ बैठता है, काल कोठरी में कैद है। कवि तो जेल में बंद है और छोटी सी कोठरी में कैद है, और कोयल कहाँ है, कोयल हरी भरी डाल पर बैठ करके कूक रही है। दूसरा, कोयल विस्तृत आकाश में निर्बाध उड़ सकती है। विस्तृत आकाश यानी कि पूरे असीम आकाश में, फैले हुए आकाश में उसको कहीं आने जाने की मनाही नहीं है, वो आराम से सब जगह उड़ सकती है। जबकि कवि क्या है, छोटी सी कोठरी में सिमट कर बैठा है, यानी कि कवि को तो अपनी कोठरी में एक चक्कर लगाने जितनी भी अच्छे से जगह नहीं है। और कोयल क्या है, कोयल आराम से निर्बाध रूप से आकाश में उड़ रही है। तो दोनों में अंतर हुआ ना। कोयल की तान को सुनकर लोग प्रशंसा में वहाँ कह उठते हैं, यानी कि क्या करते हैं, जब कोयल बोलती है तो उसकी मधुर कूक जब लगती है तो कितना अच्छा लगता है, लोग कहते हैं वाह वाह कोयल कितना अच्छा बोलती है। लेकिन कवि क्या है, उसको तो बेचारे को रोना भी मना है, यानी इतनी यंत्रणाएं पाकर भी वो जब अपने देश को आज़ाद नहीं करा पाता है तो उसका मन कवि का दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रो नहीं पाता। क्यों, क्योंकि उसके रोने से उसकी स्वाधीनता की, उसकी मातृभूमि का अपमान होगा, इसलिए कवि को तो रोना भी मना है। तो ये एक सामान्य सी बात है। यहाँ कवि और यानी कोकिल और कैदी
यानी कवि और कोयल के बीच में तुलना हो रही है। तो कवि कोयल से ईर्ष्या करते हुए कह रहा है कि देखो कोयल, तुम तो हरी हरी डाल पे बैठी हो, मैं काल कोठरी में हूँ, तुम सारी जगह उड़ सकती हो निर्बाध रूप से, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन मैं तो अपनी कोठरी में सिमट करके बैठा हूँ। इसके साथ तुम अपनी मधुर ध्वनि से कूक भी सकती हो, लेकिन मैं तो रो भी, कूकना तो बहुत दूर, अच्छी बात बोलना तो मेरे लिए बहुत दूर है, मैं तो रो भी नहीं सकता हूँ, मेरे रोने से मेरी मातृभूमि का अपमान होगा। देखो, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तो कवि क्या कह रहा है कोयल से कि कोयल, तुझे मिली हरियाली डाली, यानी तेरा नसीब देखो कितना अच्छा है कि तू हरी हरी डाल पे बैठी है, और मेरे नसीब में क्या है, काली कोठरी है। अगला प्रश्न देखो, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें अब वे नष्ट करने पर तुली है। स्मृतियां मतलब पिछली बातें, जो पीछे की बातें। जनरली हम लोग सभी जानते हैं कि कोयल है जो प्रातःकाल, अच्छा मौसम होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है जब कोयल कूकती है, या कोई बहुत ही अच्छा मौसम हो, ऋतु परिवर्तन हो, बसंत का ऋतु हो, तब कोयल कूकती है। तो कवि के मन में वो ही सब जो स्मृतियां थी वो अंकित थी, उन्हें नष्ट करने पर आज कोयल क्यों तुली हुई है वो हम यहाँ देखते हैं। देखो, कवि की स्मृति में ये अंकित है कि कोयल प्रातःकाल सूर्योदय होने पर अपना मधुर गीत सुनाती थी, यानी कि कोयल हमेशा प्रातःकाल के टाइम ही बोलती थी। विंध्याचल के वनों में झरनों के आसपास वह गीत सुनाती थी। कवि विंध्याचल पर्वत के आसपास के रहने वाले थे, तो उन्हें वो ही स्मृति में अंकित है कि कोयल है जो विंध्याचल पर्वत के जो झरनों के आसपास गीत सुनाती थी। तीसरा, तेज हवाओं के झोंकों के मध्य उसने कोयल का मधुर गान सुना था। जब बसंत ऋतु आती है, तेज हवा चलती है, पतझड़ आता है, तब उसने कवि ने कोयल का मधुर गान सुना था। लेकिन अब क्या है, अब कवि की स्मृति में अंकित ये गीत घायल के घावों पर मल्लम लगाने का काम कर सकते हैं। यानी कि कवि इन चीज़ों को सोच रहा है, स्मृति में ले रहा है कि कोयल इतना अच्छा बोलती है, यानी सब अच्छी अच्छी बातें सोच रहा है। तो यहाँ घायल किसको बताया गया है, यहाँ घायल कैदी कवि को बताया गया है कि ये जो अच्छी स्मृतियाँ हैं ये घायल के घावों पर मल्लम का काम कर सकती है, लेकिन क्रांतिकारियों को क्या कर सकती है, जोश में भर सकती है। जितनी भी अच्छी अच्छी संभावनाएं हैं या जितनी भी अच्छी अच्छी स्मृतियां हैं वो क्रांतिकारियों में जोश भर सकती है, यानी सकारात्मकता का यहाँ प्रभाव बताया गया है। परंतु अंग्रेजों के अत्याचारों से क्षुब्ध होने से, अंग्रेजों ने इतने अत्याचार किए हैं इन कैदियों के ऊपर, इन स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर इतने अत्याचार किए हैं कि इनसे क्षुब्ध होकर के वह सारी मधुर स्मृतियों को नष्ट करना चाहती है। यानी कोयल है जो इतनी परेशान हो गई है अपने स्वाधीनता सेनानियों के ऊपर अत्याचार होते हुए देखकर कि जितनी भी मधुर स्मृतियाँ कवि के मन में हैं उन सबको वो नष्ट करके आधी रात के टाइम में चीख रही है। हमारा अगला प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। हथकड़ियों को गहना, आपने देखा है ना, कैदियों को हथकड़ियाँ पहना देते हैं, फिर उसमें ताला लगा देते हैं। तो यहाँ देखो, अपराधियों को नियंत्रित रखने के लिए हथकड़ियाँ पहनाई जाती है। चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, बटमार होते हैं, उनको हथकड़ियाँ पहनाई जाती है। लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारी देशभक्तों के लिए ये हथकड़ियाँ गहने या अलंकरण से कम नहीं है। लेकिन जब स्वतंत्रता सेनानियों को हथकड़ियाँ पहनाई जाती है तो वो गर्व से भर उठते हैं और उन्हें ये हथकड़ियाँ गहने या अलंकरण यानी आभूषण से कम नहीं लगती है। अलंकरण का यहाँ अर्थ है आभूषण। इससे उनके महान त्याग, बलिदान एवं देश प्रेम की व्यंजना होती है। यानी कैदी को जब हथकड़ी पहनाई जाती है, स्वाधीनता सेनानी को जब हथकड़ी पहनाई जाती है तो उनके अंदर महान त्याग, बलिदान एवं देश प्रेम की व्यंजना होती है। यानी एक गर्व से वो भर उठते हैं कि हमने अपने देश के लिए आज ये गहने पहने हैं। एवं स्वतंत्रता सेनानियों का जो मस्तक होता है वो इन हथकड़ियों के कारण गर्व से ऊंचा उठ जाता है और वे शहर से हथकड़ियाँ पहनने को तैयार रहते हैं। यानी स्वतंत्रता सेनानी होते हैं वो अपने देश की आज़ादी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए बहुत खुशी खुशी हथकड़ियाँ पहनते हैं। इससे उनमें जोश और उत्साह भर जाता है। हथकड़ियाँ पहनने के बाद में उनको क्या लगता है कि आज हम अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो जोश से भर जाते हैं और उत्साह से भर जाते हैं। इस कारण हथकड़ियों को यहाँ गहना कहा गया है, यानी हथकड़ियों को यहाँ आभूषण या गहना कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। देखो, रजनी काली,
काला शासन, काली कोयल, काला कंबल, काली हथकड़ी, यानी काली शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, तो उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। देखो, उक्त पंक्तियों में काली शब्द की जो आवृत्ति है वो विभिन्न प्रसंगों में और विभिन्न अर्थों में हुई है। यानी शब्द तो एक ही है काली, लेकिन इसके जो अर्थ निकले हैं वो अलग अलग है। अब आप देखो, इसलिए यह शब्दगत यमक अलंकार का चमत्कार है। मैं आपको प्रारंभ में भी बता चुकी हूँ कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे का वर्ण है, खा वर्ण है, वहाँ आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होगी वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। साथ ही जहाँ शब्दों की आवृत्ति होगी, जैसे काली शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ यमक अलंकार पाया जाएगा। तो देखो, यहाँ काली शब्द के विभिन्न अर्थ हैं। कौन सा अलंकार है इसमें? यमक अलंकार है। और काली शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे काला रंग, कोयल का रंग काला है। काले कारनामे, अंग्रेजों के कारनामे काले हैं। काली काल कोठरी, यानी काल कोठरी है वो भी काली है। काली लहर, यानी देश में जो लहर चल रही है अभी स्वतंत्रता की या अंग्रेजों के अत्याचारों की जो लहर चल रही है वो काली लहर है। काली कल्पना, यानी कवि की जो बुरी बुरी कल्पनाएं हैं, कवि के मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं वो काली कल्पना है। काला कंबल, जो कवि ने ओढ़ रखा है वो काला कंबल है। इसके साथ ही रजनी काली, यानी रात्रि भी काली है। तो यहाँ काली शब्द का बार बार आवृत्ति होने से यहाँ यमक अलंकार का चमत्कार दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ हमको भाव सौंदर्य के साथ साथ इसका शिल्प सौंदर्य भी बताना है। यानी कि ये जो पंक्ति है, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दी की, इसमें क्या शिल्प सौंदर्य है, क्या काव्य सौंदर्य है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, पहले हम इसका भाव सौंदर्य देख लेते हैं कि इसका क्या भाव है इस पंक्ति का। किस दावानल की ज्वालाएं दी की, स्वतंत्रता संग्राम की आग दावानल की भांति सारे देश में फैल चुकी है। मैंने आपको अभी पूर्व में बताया, दावानल का मतलब होता है जंगल की आग। जिस तरह जंगल में एक बार आग लग जाती है और लगातार अपने आप फैल जाती है, उसी प्रकार देश में क्रांति की आग फैल चुकी है। तो कवि को लगता है कि कोयल ने भी इस क्रांति की आग को कहीं देख लिया है, तभी ये हमको संदेशा देने के लिए आई है। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। देखो, दावानल की ज्वालाओं में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है दावानल की ज्वालाओं में। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो अलंकार है वो अभी आपके कोर्स में नहीं है। मैं आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता देती हूँ कि अलंकार वो होते हैं, जिस प्रकार एक स्त्री आभूषणों से सुसज्जित होकर के सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार कविता में जब अलंकारों का चमत्कार डाल दिया जाता है तो कविता बहुत ही पढ़ने के लिए भावपूर्ण हो जाती है। तो देखो, वैसे दावानल को स्वतंत्रता हेतु क्रांति का प्रतीक बताया गया है। दावानल यानी जंगल की आग, उसी तरह देश में कैसी आग फैल गई है? क्रांति की आग फैल गई है। तो किसका प्रतीक बताया है? क्रांति का। इसमें मानवीकरण एवं प्रश्न शैली है एवं शब्दावली तत्सम प्रधान है, यानी इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। क्या है? मानवीकरण अलंकार है और प्रश्न शैली है, यानी प्रश्न पूछा गया है। कैसे? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दी की, यानी कि कवि कोकिल से पूछ रहा है कि कोकिल, कौन से दावानल की, कौन सी लहर तुमने आग की देख ली है। तो ये प्रश्नवाद शैली है, एक प्रश्न कवि के द्वारा कोकिल से पूछा जा रहा है। और तत्सम प्रधान भाषा है, यानी कि पूरी खड़ी बोली है। तो देखो बच्चों, अब अगला प्रश्न है हमारा, तेरे गीत कहावे वहा रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणबेरी। देखो, विषमता अपन ने पहले भी पढ़ी है, कवि और कोयल के बीच में क्या विषमता है। अब हम यहाँ इसको देखेंगे, इसका पहले भाव सौंदर्य देखेंगे। देखो, तेरे गीत कहावे वहाँ, यानी जो कोयल है उसका जीवन कैसा है? उसका जीवन स्वतंत्र है। कैसा है? स्वतंत्र है और निर्बाध है। वो हरी भरी डाल पर बैठी है, इच्छा है जहाँ बैठ सकती है, पूरे असीम आकाश में वो उड़ सकती है। लेकिन कवि का जीवन कैसा है? बहुत यातनापूर्ण है, बहुत दुखी है। और कोयल अपने मधुर गीतों से सभी को प्रिय लगती है, यानी जब कोयल बोलती है सभी वाह वाह कह उठते हैं। लेकिन कवि को यहाँ रोना भी अपराध है। कवि यहाँ रो भी नहीं सकता, रोने से उसकी कमजोरी, उसकी दुर्बलता बाहर आती है और उसकी मातृभूमि का अपमान होता है। तो कोयल की जो कूक है, कोयल का जो बोलना है वो बहुत प्रेरणादायी बतलाया गया है। यानी कोयल जब बोल रही है तो वो क्या कर रही है? वो स्वतंत्रता सेनानियों में ओज भर रही है, उत्साह भर रही है और उनमें जोश दिला रही है। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देखेंगे। वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार है।
हम पिछले वाले में यमक अलंकार देख के आए हैं शब्दों की आवृत्ति से, जैसे तेरी, तेरी का री, मेरी का री और रणभेरी का री। तो यहाँ री जो है ये वर्ण है और इससे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार पाया जा रहा है। खड़ी बोली है एवं उर्दू का प्रयोग है। देखो खड़ी बोली है वो तो साफ दिख रही है कि सीधी सीधी भाषा लिखी हुई है, लेकिन इसमें उर्दू का प्रयोग है। जो ये गुन्हा शब्द है ये उर्दू भाषा का शब्द है। तथा मानवीकरण की योजना प्रशस्य है, यानी कि मानवीकरण अलंकार भी इसमें पाया जाता है। तो देखो बच्चों, आज हमारे ये कैदी और कोकिल नामक कविता के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। आप इन प्रश्नोत्तरों को पढ़िए, पुनः सुनिए और लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।